आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं iOS डेवलपमेंट का कंप्लीट एक कोर्स। और ये कोर्स मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली इंटर्नशिप करने के लिए जो लोग हमारे पास आते हैं, और या ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जूनियर हैं या फ्रेशर्स हैं या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और वो आगे अपना कैरियर iOS में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये मेरा कोर्स बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इस कोर्स की मैं आउटलाइन आपको बताता जाऊंगा कि इस कोर्स में मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या करने वाला हूं, और आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस कोर्स के एक बंदा किस हद तक जाके डेवलपमेंट कर सकता है और उसके बाद अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कहूँगा जो फ्रेशर हैं या जिन बच्चों ने अभी आगे जाके कंपनीज़ में या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में अपना कैरियर स्टार्ट करना है, तो ये कोर्स करने के बाद मैं इतनी यकीन दहानी करवा सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह आगे जाके एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने ये कुछ थोड़ी बनाया हुआ है कि ऑलरेडी आउटलाइन कि मैं क्या चीज़ें कवर करूँगा और इनको कैसे आगे लेके चलूँगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्विफ्ट, जो बेसिकली लैंग्वेज यूज़ होगी हमारी इस iOS डेवलपमेंट के लिए। उस लैंग्वेज को हम स्विफ्ट कहते हैं। जैसे बच्चे स्टार्ट में पढ़ते हैं C++ या C शार्प या ऐसी मल्टीपल लैंग्वेजेस, ऐसी एक लैंग्वेज होती है स्विफ्ट जो कि हम यूज़ करते हैं iOS डेवलपमेंट के लिए। ओके। इसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दूंगा IDE का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो होता है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट करेंगे अपनी। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, इन सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो एक्स कोड वो होगा जिसके अंदर हम अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके। उसके बाद जो मैंने बेसिक चीज़ें हैं वो जो आपने पहले पढ़ी होंगी सी शार्प में, C++ में, जावा में, या किसी भी लैंग्वेज का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको इन चीज़ों का ऑब्वियसली पता होगा। और मैं आपको इन चीज़ों का ओवरव्यू दूंगा जो कि आप को अच्छे से पहले भी पता होगा और अगेन आपको वो रिवाइज हो जाएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, और इसके वो मतलब अगेन वही इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, जितने भी डबल जितने भी वेरिएबल्स आते हैं वो हम स्विफ्ट में कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनको आगे कैसे यूज़ करते हैं। फिर अगेन वेरिएबल को मेमोरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस के वेरिएबल कौन से होते हैं और वीक रेफरेंस के कौन से होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं लूप्स। लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लूप्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, क्लासेस क्या होंगी, स्ट्रक्चर क्या होंगे। ये बेसिकली दो चीज़ें हमारे लिए सीखने वाले भी होंगे और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम होंगी कि क्लासेस और स्ट्रक्चर को हम कैसे और किन जगहों पे यूज़ करते हैं और किन पे नहीं करते, और इनका मेनली डिफरेंस क्या होता है आपस में। ओके। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स जब हम एपी कॉलिंग करेंगे तो अपना मॉडल बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम डाटा गेट करेंगे, कैसे हम फिर किसी भी कंट्रोलर में शो करवाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। इसके बाद हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग्स क्या होती हैं, इफ़ एल्स स्विचेस, जो हम पहले भी किसी भी लैंग्वेज में अगर हमने की हुई है तो आपने तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। एरेज क्या होती हैं, डिक्शनरीज़ क्या होती हैं, सेट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें होंगी डिक्शनरी और सेट, जो कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। ये भी बेसिकली जैसे हम कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, एरेज यूज़ करते हैं, सिमिलरली डिक्शनरी और सेट भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। वो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके। इसके बाद हम देखेंगे स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे किसी भी एक मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो डिज़ाइन शो हो रहा होता है ना, सपोज एक स्क्रीन है, उसके ऊपर आपको बटन्स शो हो रहे हैं, लेबल्स शो हो रहे हैं, या आपको एक साइन अप की स्क्रीन है, आप पासवर्ड इंटर करते हैं, ईमेल इंटर करते हैं और लॉगिन का बटन को प्रेस करते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि लेबल क्या होते हैं, बटन्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं। टेबल व्यू जो मेन चीज़ होगी, या कलेक्शन में जो मेन चीज़ होती हैं जो हम किसी भी लिस्टिंग को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे हम देख लेंगे टैब बार क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं। ये आपको अभी न्यू चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये इंशाल्लाह आगे कैसे वर्क करती हैं और इनको हम कैसे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ है वो डेटाबेसेस, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उस डाटा स्टोरेज के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे कि हमारी ऐप के अंदर जैसे कोई भी एक दफ़ा मैंने लॉगिन या साइन अप कर लिया है,
तो दोबारा अगर आऊँ तो मुझे साइन अप ना करना पड़े, वो ऑलरेडी साइन अप या लॉगिन हुआ हुआ हो, तो डायरेक्ट मैं ऐप के अंदर होम पेज में चला जाऊँ। तो वो कैसे करेंगे? या एक हमारे यूज़र का मैं कोई एक डाटा सेव करवा रहा हूँ, कि इसी तरह की ऐप आ गई है कि मुझे उसके अंदर अपना डाटा यूज़र का स्टोर करवाना है मल्टीपल टाइप का, तो वो हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे? या कुछ ऐसे आपने मैसेजिंग वाली ऐप बनानी है, रियल टाइम डाटाबेस चाहिए, तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे? तो ये मैंने ये थोड़ी लिखी हुई है कि कोर डाटा एक डाटाबेस होती है हमारी, लोकल डाटाबेस होती है, फायर बेस डाटाबेस यूज़ करेंगे, रीएल एम डाटाबेस यूज़ करेंगे, ये भी बड़ी इजी टू यूज़ है। यूज़र डिफ़ॉल्ट्स ये मैं इसको डाटाबेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसी ज़ुमरे में हम ऐड कर सकते हैं कि यूज़र डिफ़ॉल्ट में वो डाटा ऐड कर सकेंगे जो कि एक दो थोड़ा थोड़ा हमें चाहिए होगा, या छोटे वेरिएबल्स का डाटा हम इनसाइड द ऐप हमें चाहिए होगा, तो वो हमें ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या पूरे का पूरे CRUD सिस्टम हम इसके आगे देखेंगे कि हम इनको कैसे लेके चलेंगे, या कैसे एक ऐप के अंदर ये स्मूथली चीज़ें वर्क करेंगी। ओके, इसके बाद एक आगे मॉड्यूल लिखा हुआ मैंने नेटवर्किंग के नाम से। नेटवर्किंग बेसिकली होती है कि जब आपको मैं आगे इन फ्यूचर आगे जाके ये चीज़ें दिखाऊंगा, तो एपीआई कॉलिंग का प्रोसेस बताऊंगा कि जो बेसिकली मोबाइल ऐप बनती है वो सिर्फ एक बंदे के काम करने से नहीं बनती। जो एपीआई डेवलपर होता है वो एक अलहदा होता है, हमें वो एपीआई प्रोवाइड कर रहा होता है, और बैकएंड से हमें डाटा आता है, वो हम फिर अपने एंड पे एपीआई कॉल करते हैं, और एपीआई कॉलिंग के बाद हम उस डाटे को आगे जैसे भी स्टोर करना चाहें। वो एक बड़ा इजी और बड़ा एक मज़े का प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह जो बिगनर हैं वो इन्जॉय करेंगे इस काम को। तो ये मैंने लिखा हुआ कि हाउ टू इंटीग्रेट एपीआईज़, मैं आपको ये बताऊंगा कि एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, कि डाटे को एपीआई कॉल किसे कहते हैं, और फिर एपीआई कॉल करने के बाद डाटा कैसे आता है, उस डाटे को हम आगे कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो ये अगेन वही चीज़ हैंडल कैसे करेंगे रिस्पॉन्स को। उसके बाद लामो फायर वर्क्स। लामो फायर बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हम नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम देखेंगे कि ये नेटवर्किंग के लिए कैसे हम यूज़ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि लामो फायर यूज़ किया जाए, यूआरएल सेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन हम ये भी देखेंगे आगे जाके कि लामो फायर के साथ कैसे हम डाटा बैकएंड से गेट कर सकते हैं, और इसके बगैर कैसे गेट कर सकते हैं। ये तो बेसिकली मैंने एक बिल्कुल बिगनर या फ्रेशर बच्चा है उसके लिए ये मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको बड़े डीप लेवल तक देखेंगे। इसमें बड़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एडवांस लेवल की होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो इनसे हट के भी साथ साथ मैं चीज़ें अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको मज़ीद पता चलता रहे कि आगे क्या चलने वाला है। तो इसी तरह ये मैंने छोटी छोटी वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि एडवांस लेवल, बेसिकली सारी ये तो नहीं आती, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीखेंगे। जैसे सोशल सोशल लॉगिन्स आ जाते हैं हमारे पास, के लॉगिन करना हो आपने फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, या लिंक्डइन के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, तो आप वो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। मेमोरी मैनेजमेंट ये एक बड़ा अच्छा एक या एक एडवांस लेवल पे जाके ये चीज़ देखी जाती है कि आपने जो एक ऐप डेवलप की है कि वो कितनी मेमोरी एफिशिएंट है, या आपकी कितनी वो साइज़ की ऐप है। कम से कम एमबी की जितनी ऐप होगी उतना अच्छा वो आपकी ऐप अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न्स देखेंगे, एम वी सी, एम वी वी, एम वाइपर, या जो भी हम इसमें यूज़ करेंगे उसको मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसके अलावा सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, या सिंगलटन स्पेशली कब यूज़ करना चाहिए, इसका मेमोरी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे। इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इन ऐप परचेजेज़ आ जाती हैं। जैसे आपने कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करनी है तो पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट मेथड्स जिसे हम कहते हैं, एप्पल हमें कौन कौन से पेमेंट मेथड प्रोवाइड करता है। या फिर अगर आपने एक ऐप बना ली है, वो आप कैसे अपलोड करेंगे। और पुश नोटिफिकेशंस आ गए हैं आगे हमारे, यूनिट टेस्टिंग आ गई है। ये वो चीज़ें हैं, यूनिट टेस्टिंग या मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि देखी जाती हैं कैसे आप यूज़ करते हैं। या इसके बाद हम देख लें आगे, डिस्पैच क्यूज़ आ जाते हैं, कि क्यूज़ हम कैसे यूज़ करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। ये आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप इंशाल्लाह ये कोर्स मेरा सीखेंगे, तो इसके बाद वो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको आईएएस डेवलपमेंट में बड़ा एफिशिएंट होंगी, और आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे आगे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू आईडीई करवाऊँगा, और इसमें हम सीखेंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे क्या ऐसा कैसा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं
अपनी एक पूरी की पूरी iOS की ऐप बना सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।